सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके एसएसटी विषय यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय को कंप्लीट पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तीनों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से दोस्तों मैं आराम से आप लोग को समझाते हुए सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ाते हुए चलूंगी। और आप लोग के फर्स्ट पेपर को यानी कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा मैंने पढ़ा दिया है एक ही वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी मैंने एक ही वीडियो में पढ़ाया है, वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया है। इसके अलावा आप लोग के विज्ञान विषय को भी मैंने कंप्लीटली एक ही वीडियो में पढ़ाया है। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, इन तीनों विषयों को आज यहाँ पर हम अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे और सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए मैं चलूंगी। और आप लोगों को भी दोस्तों अच्छे से पढ़ना है और वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहना है। अगर आपने आज यहाँ पर इस पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो एसएसटी है, एसएसटी जिसको लेकर के आप बहुत चिंतित रहते हैं, ये पूरा विषय आज यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाते हुए पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया तो अधिक से अधिक मित्रों को अपने जोड़िए और अधिक से अधिक मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाइए दोस्तों, क्योंकि इसको पढ़ाने का तभी कोई मतलब निकलेगा जब आप में से अधिक प्रशिक्षु इस वीडियो को देख पाएंगे और इससे लाभ ले सकेंगे। और दोस्तों चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इतिहास से, मौर्य वंश से। मौर्य वंश, आपको पता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है, यानी कि इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखी थी इंडिका, ये भी आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही विशाख दत्त जो कि एक कवि थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप देखिए इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था सेंड्रोकोरस, यूनानी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इनके प्रधानमंत्री या गुरु कौन थे? चाणक्य थे। और राजधानी क्या थी? राजधानी थी पाटलिपुत्र। और राज्य की चिन्ह क्या था? मोर या मयूर था, इसीलिए इसे मौर्य वंश भी कहा जाता है। और शिक्षा का केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, आप नाम याद रखिएगा मौर्य वंश के। और उस समय की जो भाषा थी वो पाली थी। और इन्होंने विवाह किया था दुर्धरा हेलेना से। इनकी मृत्यु 298 बीसी में हुई थी। और मृत्यु का जो स्थल था वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक, ऑलरेडी मैंने जब आप लोगों को ये पूरे वीडियोस पढ़ाए थे, आप लोगों को पता है, ये नोट्स में पहले ही आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जो प्रशिक्षु शुरू से जुड़े हुए हैं मुझसे, जिन्होंने क्लासेस ली है, उन्हें अच्छे से पता है कि मैंने पूरी क्लासेस ली है आप लोगों की। तो ये जो श्रवणबेलगोला है ये कर्नाटक में है। और कर्नाटक में दोस्तों लोग स्पेशली जाते थे श्रवणबेलगोला में दोस्तों ये लोग क्या करते थे? ये लोग सब कुछ खाना पीना छोड़ देते थे और वहां पर केवल और केवल क्या करते थे? केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करते थे। और बिना कुछ खाए पिए, ना तो खाना खाना ना तो पानी पीना, और बिना ऐसा कुछ भी नहीं ये लोग खाते पीते थे। और इस तरीके से धीरे धीरे इनके शरीर से जो एनर्जी थी वो खत्म होते होते इनका शरीर बहुत ही कमजोर हो जाता था और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इसे संलेखना के द्वारा मृत्यु भी कहा जाता था जैन धर्म में। तो अभी तो फिलहाल इस पर अब रोक लगा दी गई है। अब इस तरीके से सरकारों ने मना कर दिया, इस तरीके से अभी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन श्रवणबेलगोला में इस तरीके से, कर्नाटक में जो कि स्थित है, यहाँ पर इस तरीके से लोग अपने प्राणों का त्याग करते थे। तो याद रखिएगा आप लोग। और देखिए जैन धर्म, अभी मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में इस तरीके से लोग संलेखना पद्धति से अपने आप को ही खुद मौत के मुंह मिल जाते थे। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि लोग खाना पीना इंसान छोड़ करके और इस तरीके से अपने आप को मृत्यु के और नजदीक लेकर के जाते थे। और जैन गुरु कौन थे? आचार्य भद्रबाहु। दोस्तों इसके बाद आप देखिए 305 बीसी में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ हुआ।
सेल्यूकस ने हेरात, मकरान, काबुल तथा गांधार का प्रदेश चंद्रगुप्त को दहेज में दिया था। तो सेल्यूकस ने कब आक्रमण किया था? 305 बीसी में, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 298 बीसी में चंद्रगुप्त आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। वहां श्रवण बेलगोला संलेखना के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अभी मैंने आपको बताया कि संलेखना पद्धति से क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद बिंदुसार। बिंदुसार का जो उपनाम है अमित्र घात या अमित्र केप्टस या सिंहसेन के नाम से, और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आप लोग के पूछ चुका है कि बिंदुसार किस नाम से जाना जाता था, किस उपनाम से? अमित्र केप्टस, अमित्र घात और सिंहसेन, ये बहुत ही फेमस है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस का दूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस सेकंड का दूत डायनीसियस रहा करता था। यानी कि डायमेकस और डायनीसियस ये कौन थे? ये बिंदुसार के समय में आए हुए राजदूत थे। अब देखिए, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस से 3 वस्तुएं मंगाई थी, सूखे अंगूर, मीठी मदिरा और दार्शनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, बिंदुसार के समय में तक्षशिला और उज्जैन में विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए सुसीम और फिर अशोक को भेजा गया था। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है बिंदुसार के लिए, वो ये है कि इसका उपनाम क्या था। एग्जाम में बार बार पूछा है कि उपनाम क्या था। और चंद्रगुप्त मौर्य का अगर मैं बात करूं तो पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत आया था, तो आपको पता है कौन था? मेगस्थनीज। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अशोक। अशोक का जो उपनाम है वो देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी है। और दोस्तों, इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था और इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम राधादेव था। अब यहाँ पर आप देखिए, शासक बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था। यानी कि यहाँ का शासन, तक्षशिला और उज्जैन का जो शासन था वो कौन देखता था? वो अशोक देखता था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था। उसने राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार को देख करके अशोक ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अभी आपने देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का समर्थक था। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, अब जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कब? कलिंग युद्ध के बाद। तो एग्जाम में अगर पूछता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो आपको लिखना है कलिंग युद्ध के बाद। एग्जाम में दोस्तों बार बार पूछा है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। या फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए, तो पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे, जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था तो किस प्रकार अपनाया था? उपगुप्त नामक गुरु द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। इसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अशोक था उसका जो पुत्र था महेंद्र और जो उसकी पुत्री थी संघमित्रा, इन दोनों को इसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका। क्यों? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इतना एग्जाम में पूछता है, इसको आपको याद रखना है। और जो अशोक के लिखाए गए अभिलेख के शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, इस अभिलेख पर समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर के तख्त पर बैठने का वाकया भी खुदवाया गया है। अशोक के रुमनदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो इस तरीके से दोस्तों इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, अगर पूछेगा भी तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, इतना 3 आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुणाल। कुणाल का कुछ खास इन्होंने कार्य नहीं किया था, इनकी शासन व्यवस्था कुछ खास नहीं थी, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए
इसके बाद सीधे हम दशरथ के बारे में पढ़ेंगे। दशरथ ने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए नागार्जुनी गुफा का निर्माण कराया था। इसी पहाड़ी पर दशरथ से पूर्व अशोक के द्वारा सुदामा झोपड़ी, विश्व झोपड़ी तथा कर्ण चौपड़ नामक 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। और दोस्तों इसके बाद आप देखिए, इसे हम जैन धर्म का अशोक भी कहते हैं। किसे? दशरथ को। और यहाँ पर आप देखिए, इसकी भी मृत्यु संलेखना के द्वारा ही श्रवणबेलगोला में हुई थी। और इसके बाद जो मौर्य वंश का शासक था बृहद्रथ, जो कि सबसे लास्ट शासक था, यानी कि इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन हो गया था, आपको पता है। और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र ने की थी, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम शुंग वंश देखेंगे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हैं। और दोस्तों यह भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। इसका श्रेय पतंजलि को दिया जाता है। इसके शासनकाल के दौरान हिंद यवन आक्रमणकारी मिनांडर मिलिंद ने भारत पर आक्रमण किया था। और मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागासेन के मध्य हुई वार्तालाप मिलिंद पन्हों में संकलित है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण वंश है वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। मैंने बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था कि हम जब किसी भी काम को शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश करना बस वही चीज है कि जब गुप्त वंश की शुरुआत हुई, शुरू हुआ, जिसने संस्थापना की, वो कौन थे? गुप्त। तो आपको पता है, बस इसके आगे क्या लगाना है? श्री लगाना है। तो श्री गुप्त हो गया। बस सिंपल सी चीज है, आपको याद भी रहेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। और इसके बाद घटोत्कच हैं, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और फिर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। और यहाँ पर सबका आप देखिए शासनकाल भी लिखा हुआ है। वैसे बहुत कम ही रेयर केस में देखने को मिलता है कि शासनकाल पूछा गया है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो चंद्रगुप्त प्रथम है, अगर इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को। आप देखिए, इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। और जो इन्होंने सिक्के बनवाए थे उस पर राजा रानी प्रकार के सिक्कों का भी उल्लेख है। इन्होंने सोने के सिक्के भी चलवाए थे जिन्हें दिनार कहा जाता था। आपने एग्जाम में देखा होगा, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कि जो गुप्त काल में सिक्के चलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें दिनार कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कविराज कहा जाता है, लिच्छवी, दहीन, व्याघ्र, पराक्रमांक, ये सभी इन्हें कहा जाता है। ये सभी इनकी क्या है? उपनाम है। इनको उपाधियां मिली थी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने दोस्तों अपनी बीड़ा बजाती हुई मूर्ति बनवाई थी। आप ये भी कह सकते हैं बीड़ा बजाती हुई मूर्ति इनकी प्राप्त हुई है। और इससे पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे, इन्हें संगीत से बहुत प्रेम था। और यहाँ पर आप देखिए, जो समुद्रगुप्त थे, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ रचनाएं हैं प्रमुख। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। फिर विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, दंडिन की काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित, भास की स्वप्नवास वदत्ता, चारुदत्ता, भारवी की किरातार्जुनीयम, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका, वेद संहिता। इसी प्रकार आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्टी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, मृच्छकटिकम, शूद्रक। ये इन सभी का आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है रचनाएं। और दोस्तों समुद्रगुप्त ही ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले क्या करवाया था? अश्वमेघ यज्ञ करवाया था गुप्त वंश में। इसके बाद देखिए, इन्होंने आर्यवर्त के 9 तथा दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को पराजित भी किया था। इनकी विजयों का उल्लेख है इनके राज कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन की है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यह एक चंपू शैली में है और इसमें भी वही बात कही गई है
कि जो समुद्रगुप्त था उसे कविराज की उपाधि भी दी गई है और समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई स्थिति यहाँ पर भी दिखाई गई है इनकी रचना में भी। इसके बाद वर्धन वंश आता है या पुष्यभूति वंश आता है। मोस्टली आपको वर्धन वंश देखने को मिलेगा। इसके संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। एग्जाम में यही पूछेगा कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। और इसके बाद अगला शासक था प्रभाकर वर्धन और फिर उपाधि क्या मिली थी इनको? परम भट्टारक और महाराजा धीराज। संतानें हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और राजश्री। इनकी पुत्री राजश्री का विवाह मौखली वंश के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। इसके बाद राज्यवर्धन, इसने मालव राज देवगुप्त को पराजित कर मार डाला। बंगाल के शासक शशांक ने सीधे धोखे से इनकी हत्या कर दी थी। इसके बाद हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को आप ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी माता का नाम यशोमती था। राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ और यहाँ पर आप देखिए 16 साल की एज में इनका राज्याभिषेक हो गया था। उपाधि क्या मिली इनको? महाराजा धीराज की, शिलागुप्त की, कुमार की। हर्ष ने अपने राज्यारोहण के समय 606 ईस्वी में हर्ष संवत का प्रचलन किया था। हर्ष को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष ने बौद्ध आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री को बचाया जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थापित की। एग्जाम में पूछता है कि हर्ष की राजधानी क्या थी? तो हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। इसके बाद दोस्तों देखिए, हर्ष ने बंगाल के शासक शशांक को पराजित कर दिया था और उसे मार डाला था। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को पराजित कर हर्ष का विजय अभियान रोक दिया था। इस विजय के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापतनाथ की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? हर्षवर्धन का जो विजय रथ था उसे रोक दिया था। इसके बाद आप देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के समय में भारत आया था। जो ह्वेनसांग था ये हर्ष के समय में भारत में आया था। और जो मेगास्थनीज था वो कब आया था? मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसी की अध्यक्षता में 643 ईसा पूर्व में कन्नौज में एक बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ह्वेनसांग ने सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसे यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है। बाणभट्ट ने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। बाणभट्ट की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए, ह्वेनसांग ने सी यूकी नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्ष स्वयं कवि था। उसने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक पुस्तक की रचना की थी। हर्ष खुद ही क्या था? एक लेखक था। दोस्तों आपने पढ़ा अभी मौर्य काल, उसके बाद गुप्त काल। अब मौर्य काल और गुप्त काल से कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मौर्य काल में दोस्तों अगर एग्जाम में पूछता है कि बिंदुसार को किस उपनाम से जाना जाता था, तो मौर्य काल में बिंदुसार को अमित्र, घात या शत्रुओं का संहारक के रूप में जाना जाता था। और दोस्तों अगर एग्जाम में पूछता है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। ये भी मैंने अभी आपको बताया है। और इसके अलावा दोस्तों अगर गुप्त काल से क्वेश्चन पूछता है तो गुप्त काल के दो प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम, अभी आपने ढेर सारे साहित्यकारों के नाम देखे हैं, उसमें से दो कालिदास आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप भारवी या फिर विष्णु शर्मा को भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछता है। तो जो महमूद गजनबी था दोस्तों, ये आया था 986 एडी में आया था और ये सुबुक्तगीन के द्वारा प्रथम तुर्क आक्रमण किया गया था। और दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी कि केवल और केवल ये लोग आए थे यहाँ पर धन लूटने, और धन लूटने आए थे और इन्होंने इतना अधिक नरसंहार किया था, इतना अधिक नरसंहार किया था कि धन तो इन्होंने लूटा ही, लेकिन अपने देश में बहुत सारे लोगों पर इन्होंने बहुत बहुत अत्याचार किया। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ये महमूद गजनबी पहला तुर्क शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था। महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। और इसका जो फेमस
आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर इसका 16वां आक्रमण था, जो कि बहुत ही भयानक था। और इसने क्या किया था, इसने सोमनाथ मंदिर को पूरा एकदम लूट डाला था और इसने खूब सारा सोना वहां से लूटा था। और इसके अलावा दोस्तों एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या पूछता है कि किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो महमूद गजनबी ने। और कब आक्रमण किया था, 1025 ईस्वी में। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज मत होइएगा। 1025। अब कहीं अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछता है 1024, 1025, अगर ऑप्शन में इस तरीके से दिया है तो भी गलत नहीं होगा। अगर इस तरीके से भी दिया है 1025, 1026 तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जाम में आपके अतिलघुत्री में लिखने को आता है तो 1025 ही आपको लिखना है। इसके बाद आप देखिए दोस्तों, 1030 में गजनबी की मृत्यु हो जाती है। गजनबी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी नामक विद्वान रहा करते थे। और यहाँ पर आप देखिए अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था, जिसने तहकीके हिंद किताब उल हिंद की रचना की है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों की सीरीज में भी गलत दिया है। अलबरूनी ने किसकी रचना की थी, किताब उल हिंद की। किताब उल हिंद, जिसे हम यहाँ पर आप देखिए तहकीके हिंद नाम से भी जानते हैं। तो अलबरूनी ने रचना की थी किताब उल हिंद या तहकीके हिंद की। नाम आप याद रखिएगा, अलबरूनी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए मोहम्मद गोरी की बात हम करेंगे। मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य भारत में साम्राज्य का निर्माण करना था। अभी आपने देखा महमूद गजनबी का क्या उद्देश्य था। महमूद गजनबी केवल क्या करना चाहता था, भारत में धन लूटना चाहता था और इसके लिए उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अब यहाँ पर अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य भारत में साम्राज्य की स्थापना करना, यानी कि वो यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से आया था। और यहाँ पर आप देखिए उसने कितने कितने युद्ध लड़े थे। 1175 ईस्वी में मुल्तान, और विपक्षी शासक कौन था, करमाती। और इसमें गोरी को क्या हुई थी, गोरी की पराजय हुई थी। इसके बाद 1178 में गुजरात या माउंट आबू या कयाद्रा में ये युद्ध हुआ था और इसके विपक्ष में थे भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, और गोरी यहाँ पर भी पराजित हुआ। फिर 1191 में जो आपको याद रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, और गोरी पराजित हुआ था यहाँ पर भी। और 1192 में जो हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें क्या हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान के साथ तो युद्ध हुआ था लेकिन इसमें गोरी विजयी हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि तराइन का जो युद्ध था वो 1191 में हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, लेकिन गोरी पहले युद्ध में हार गया था लेकिन दूसरे युद्ध में जीत गया था। तो आपको याद रखना है 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी। अब यहां से हम देखेंगे दोस्तों प्रमुख गुलाम। मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। और ये क्या था, एक गुलाम था। किसका, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। अब देखिए इसे हम बख्तियार खिलजी के नाम से भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को बख्तियार खिलजी के नाम से भी जानते हैं। इसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, नालंदा और विक्रमशिला जो कि हमारे देश में पढ़ाई के शिक्षा के प्रमुख विश्वविद्यालय थे, प्रमुख केंद्र थे, बच्चे यहाँ पर विदेश से आकर के भी पढ़ाई करते थे, इसको क्या किया था, इसने नष्ट कर दिया था। अब यहाँ पर आप देखिए मोहम्मद गोरी के समय में जो सिक्के प्रचलित थे उन्हें दहलीवाल सिक्के कहा जाता था, और इन सिक्कों पर मोहम्मद बिन शांत तथा पृथ्वीराज का नाम अंकित था। अब यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िएगा, समझते हुए पढ़िएगा, और सभी क्वेश्चंस को मैं अच्छे से आपको बताऊंगी भी किससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1526 यानी कि पानीपत के युद्ध तक, ये पूरा दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप देखिए गुलाम वंश है। गुलाम वंश सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक। तो यहाँ पर आप गुलाम वंश का संस्थापक या आप कहिए या फिर गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और इसे उपाधि मिली थी कुरान खां की, लाख बख्श की, पील बख्श की। दोस्तों जो मोहम्मद गोरी था उसने इसे खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या एक गुलाम था, लेकिन इसने अपनी योग्यता से क्या हासिल कर लिया, इसने
पूरे दिल्ली सल्तनत की गद्दी हासिल कर ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये गुलाम था किसका, मोहम्मद गोरी का। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसे उपाधि मिली थी लाख बख्श की। एग्जाम में पूछा है कि लाख बख्श की उपाधि किसे मिली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। पील बख्श की उपाधि किसे मिली थी, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिली थी। कुरान खान की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। राजधानी इसकी क्या थी, लाहौर थी। इसने मलिक या सिपह सलाहकार की उपाधि भी धारण की थी। 1208 में इसने गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। 1208 में इसने मोहम्मद गोरी के जो भतीजे थे गयासुद्दीन महमूद, उन्होंने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया था, यानी कि गुलाम से मुक्त कर दिया था, मुक्ति प्रदान कर दी थी। जो इसने बनवाए थे प्रमुख इमारतें, वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसकी प्रमुख इमारत है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। एग्जाम में पूछता है कि कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ये मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ कि इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था, लेकिन शुरू किसने करवाया था कुतुब मीनार का कार्य, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बनवाया किसने, कंप्लीट उसे करवाया इल्तुतमिश ने। अब देखिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यह भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद है। यह राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स दिल्ली में है। तो यह भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, याद रखिएगा आप, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसके बाद आराम शाह हैं, 1210 से 1211 ईस्वी तक इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था। इसके बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश आप देखिए, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी। इसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। इक्ता शब्द अरबी भाषा का शब्द है। आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे इक्तदारी व्यवस्था में को समाप्त कर दिया था। इसने चांदी का टका तथा तांबे के जीतल सिक्कों का प्रचलन किया था। याद रखिएगा कि चांदी के टका सिक्के और तांबे के जीतल, ये दोनों इल्तुतमिश ने चलाए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके सिक्कों पर आपको भगवान शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृति भी देखने को मिलेगी। और इसने प्रमुख 40 गुलामों का एक दल बनाया था, जिसे दल चालीसा या दले चहलगामी कहा जाता था। तो एग्जाम में पूछता है कि 40 गुलामों का एक दल किसने बनाया था, या दल चालीसा किसने बनाया था, या दले चहलगामी किसने बनाया था। तो राइट आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश। दोस्तों आप लोग ऐसे ही पढ़ते चलिए, आपका पूरा इतिहास, पूरा भूगोल और पूरा नागरिक शास्त्र आज मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। बस आप लोग केवल धीरज रख करके अच्छे से सुनते रहिए। कहीं पर भी आप एकांत में इस पूरे वीडियो को आप देखिए और आपको भी लगेगा कि हाँ, आपने पूरे इतिहास, भूगोल विषय को, नागरिक शास्त्र को पूरा आज SST आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। दोस्तों देखिए, 1221 ईस्वी में चंगेज खान दिल्ली की सीमा तक आ गया था। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसे गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है, किसे, इल्तुतमिश को। नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था, किसने, इल्तुतमिश ने। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में आता है और यहाँ पर आप देखिए इसका भी कुछ शासनकाल कुछ खास नहीं होता है। तो इसके बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से लेकर के 1240 तक है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका है, याद रखिएगा आप लोग। रजिया ने अबिसिनिया के निवासी जलालुद्दीन को अमीर का एक आखुर के पद पर नियुक्त किया था, यानी कि रजिया ने अबिसिनिया के निवासी जलालुद्दीन को अमीर आखुर के पद पर क्या किया था, नियुक्त किया था। और 1240 में कैथल नामक स्थान पर रजिया तथा अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी। किसने की थी, हिंदू डाकुओं ने की थी। तो एग्जाम में बस इतना पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी, तो कौन थी, रजिया सुल्तान। नाम आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका है रजिया सुल्तान। इसके बाद दोस्तों बहराम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये सभी हुए, लेकिन इन्होंने किसी ने भी बहुत अच्छे से कोई काम नहीं किया। और इसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन।
गयासुद्दीन बलबन ने क्या कार्य किए थे, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। गयासुद्दीन बलबन, आप देखिए इसका वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था, और इसका शासनकाल कब से कब तक था, 1264 से 1286 ईस्वी तक। इसे उपाधि मिली थी नियाबत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि, जिसका मतलब क्या होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि। गयासुद्दीन बलबन का नाम आप याद रखिएगा। जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया भी इसे कहा गया था, इसकी भी इसे उपाधि मिली थी। बलबन ने शासन में दैवीय राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का वंशज बताया था। इसने फारसी परंपरा के अनुसार दरबार में पाबोस और चूमना तथा सिजदा प्रथा का प्रारंभ किया था। मतलब सिजदा करना मतलब सर झुका करके नमन करना प्रथा का प्रारंभ किया था। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। इसने फारसी नववर्ष पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज को मनाना प्रारंभ किया था। बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया था, और बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया था, जो आपने देखा था। 40 गुलामों का एक समूह बनाया था इल्तुतमिश ने, दल चालीसा। इसने क्या किया था, बलबन ने उसे समाप्त कर दिया था। बलबन ने दीवान ए विराजत और वित्त विभाग, दीवान ए आरिज सैन्य विभाग, इस तरीके से इसने क्या क्या बनाया था, दीवान ए विराजत को वित्त विभाग और दीवान ए आरिज को सैन्य विभाग में डिवाइड किया था। दीवान ए वरीद क्या था, गुप्तचर विभाग था, और अमीर खुसरो और अमीर हसन देहवली इसके दरबार में रहा करते थे। याद रखिएगा आप लोग, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहवली ये बलबन के शासनकाल में उसके दरबार में रहते थे। अब इसके बाद जो शमसुद्दीन क्यूमर था, ये अंतिम शासक था, और अमीर खुसरो का नाम आप याद रखिएगा। और अमीर खुसरो को आपको पता है, इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। इन्हें तबला, सितार, खड़ी बोली आदि का जनक माना जाता है, यानी कि तबला का जनक, सितार का जनक, खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ये सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। किसने? अमीर खुसरो ने, इसीलिए इन्हें भारत का तोता कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है नूर सिपहर, जिसमें भारत को स्वर्ग कहा गया है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद है देवल रानी, जिसे तुगलक नाम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या थे? इसके संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत का सबसे उदार शासक कहा जाता है। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अच्छे से पता है कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था। आप में से बहुत सारे लोगों ने पद्मावत मूवी देखी भी होगी, और इसका वास्तविक नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली कुशाब। क्या नाम था? अली कुशाब। आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी को। और यहाँ पर आप देखिए, इसे सिकंदर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसकी उपाधि मिली थी सिकंदर द्वितीय की। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब क्या होता है, आप लोग ये समझिए। इसने क्या किया था कि मान लीजिए बाजार में ढेर सारी दुकानें हैं, तो दुकानें तो ढेर सारी होती ही हैं, तो इसने क्या किया था कि जैसे अगर मान लीजिए कोई आटा, चावल, गेहूं कोई भी चीज बेच रहा है, तो उसका एक फिक्स रेट होता था कि हाँ इतने ही रेट पर सभी दुकानदार बेचेंगे। अब कोई वही चावल अगर 25 रुपए किलो बेच रहा है, कोई अगर 30 किलो बेच रहा है, 30 रुपए किलो बेच रहा है, कोई 35 रुपए किलो बेच रहा है, तो ऐसा ना कोई करे, बल्कि अगर 25 रेट लगा दिया गया तो सारे के सारे दुकान क्या करें, 25 के रेट में ही उस सामान को बेचे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगर कोई भी चोरी करता था तो बहुत बहुत बेकार सजा मिलती थी, और अगर कोई भी बाजार का जो लगाया हुआ दाम है उससे अधिक दाम पर अपने सामानों को बेचता था तो उससे भी उसके लिए सजा मिलती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आप याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने लगाई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाई थी। अलाउद्दीन ने 1296 में देवगिरी के अभियान के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और फिर खुद शासक बन गया था। अलाउद्दीन खिलजी को आप सोच सकते हो अब ये कितना क्रूर था। इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और खुद क्या बन गया, शासक बन गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए
अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। एग्जाम में पूछता है ऐसा पहला शासक कौन है जिसने अस्थायी सेना रखी थी, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इसने दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन चलाया था। दाग और हुलिया का मतलब आप समझिए कि अगर युद्ध हो रहा है, उसमें ढेर सारे घोड़े आपस में लड़ रहे हैं, ढेर सारे जानवर हैं, तो पहचानोगे आप कैसे कि कौन सा घोड़ा आपकी तरफ का है, कौन सा घोड़ा आपके दुश्मन का है? तो इसने क्या किया था, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी। जब घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करवाई इसने, तो इससे क्या हो गया कि हाँ, ये पहचान हो गया कि ये घोड़ा हमारी तरफ का है, यानी कि हमारी तरफ का है, हमारी सेना का है। तो इस तरीके से ये इसने चलन चलवाया था, आप याद रखिएगा। अब एग्जाम में पूछेगा अगर कि अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो तथा अमीर देहवली को संरक्षण दिया था, या इस तरीके से अगर पूछता है एग्जाम में कि अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्राप्त था किसके समय में, तो अगर 4 ऑप्शन देता तो राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और आपको अच्छे से पता ही है जो अमीर खुसरो हैं इन्हें किसकी किसकी उपाधि प्राप्त है, तूतीय हिंद की भी उपाधि प्राप्त है। अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के उपरांत वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लगाई थी, ऑलरेडी मैं बता चुकी है आपको। और इसके समय में मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक हुए थे। एग्जाम में पूछेगा कि मंगोलों ने सबसे अधिक बार आक्रमण किसके समय में किए थे, तो किसके समय में किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय में किए थे। अब यहाँ पर देखिए खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तुओं का बाजार, इस तरीके से एग्जाम में पूछता नहीं है दोस्तों मेनली। तो यहाँ पर आप इन लोगों को देख लीजिए, दीवान ए रियासत, सेना ए मंडी, क्या क्या चीजें यहाँ पर थी, किस तरीके से उसने बहुत ही एक सुव्यवस्थित तरीके से अपना पूरा शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इसके बाद हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन है, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इस तरीके से आपको याद रखना है। तुगलक वंश का आप देखिए गयासुद्दीन तुगलक। वास्तविक नाम क्या था इसका? गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, इसने अकाल से निपटने के लिए अकाल संहिता का निर्माण कराया था। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351 ईस्वी तक। इसका वास्तविक नाम जवाना खां था। इसे इतिहास में बुद्धिमान, मूर्ख, पागल एवं रक्त पिपासु शासक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे क्यों बुद्धिमान मूर्ख कहा गया? क्योंकि ये जो भी काम करता था वो अच्छे के लिए करता था, लेकिन हो जाता था बुरा। क्यों? यहाँ पर आप देखिए, इसने किया था राजधानी में परिवर्तन। इसने अपनी राजधानी दौलताबाद देवगिरी को बनाया। 2 आब में कर में वृद्धि कर दी। अब कर में वृद्धि कर दी तो लोग जनता परेशान हो गई इससे। इसके बाद इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। इसने चांदी के स्थान पर तांबे की मुद्रा का चलन किया, और तांबे की मुद्रा को जब इसने स्टार्ट किया तो तांबे की मुद्रा, चूंकि तांबा बहुत अधिक उस समय होता था, तो लोग खुद ही सिक्के बनाने लगे। तो इस तरीके से ये पूरा कंगाल हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का प्रचलन कुबलई खां के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आप देखिए, इसने कुछ अभियान चलाए थे, खुरासान अभियान और कराची अभियान। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इसके आगे 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की तथा तकावी ऋण बांटे। 1334 में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया, जिसे इसने दिल्ली में काजी के पद पर तथा बिन राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। यानी कि इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब यहाँ पर आप देखिए, इब्न बतूता रहला या सफरनामा। 1336 में हरिहर बुक्का नामक भाइयों ने द्वितीय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। एग्जाम में बार बार पूछा है आप लोगों के कि हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने किस नगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर की स्थापना की थी। यह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, याद रखिएगा आप। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को अपने आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण उपाधि इसे मिली है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को तुगलक वंश में
या पूरे सल्तनत काल में आप देखिए इसे सल्तनत काल का अकबर कहा गया है फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि इसने अच्छे से काम किए थे। अब फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नहर, सतलज नहर आदि का निर्माण करवाया था, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने यमुना नहर, सतलज नहर का निर्माण करवाया था। दीवान ए खैरात क्या था? इस विभाग की स्थापना की जिससे विधवाओं को, अनाथों को और लड़कियों के विवाह के लिए सहायता दी जाती थी, दीवान ए खैरात की मदद से। इसके बाद बेरोजगारों को नौकरी देने हेतु रोजगार कार्यालय स्थापित किए थे। कितनी अच्छी बात है, आप देखिए सल्तनत काल की बात हो रही है और तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक था जिसे बेरोजगारी का दंश पता था, शायद इसीलिए इसने क्या किया था, आप देखिए इसने रोजगार कार्यालय स्थापित करवाया था। अभी तक आपने सुना कि किसी भी शासक ने बेरोजगारी या रोजगार कार्यालय स्थापित करवाया हो जहां पर बेरोजगारों को नौकरी दी जाती हो? नहीं सुना। अब आप देखिए यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ही एक ऐसा शासक है जिसने क्या करवाया था? रोजगार कार्यालय स्थापित करवाए थे अपने शासन काल में, ताकि जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिया जाए। आज के समय में भी ऐसा कुछ नहीं है जो पहले था, आप सोच सकते हैं। इसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? एग्जाम में बार बार पूछा है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है, ये आपको याद रखना है। बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, तो खिज्र खां है। खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह तथा आलम शाह दिल्ली के सुल्तान बने। इसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों देखिए 1451 से 1526 ईस्वी तक आपको पता है। लोधी वंश की समाप्ति कब हुई थी? पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और उसके बाद वहीं से जो लोधी वंश है वो समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना कर देता है बाबर। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? एग्जाम में बार बार पूछा है, बहलोल लोधी। संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर आगरा ले गया। सिकंदर लोधी द्वारा नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी भी चलाया गया था, याद रखिएगा। इसने आयुर्वेद का फारसी अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से करवाया था। सिकंदर लोधी की मृत्यु गले के कैंसर के कारण हो गई थी। लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी ऑलरेडी मैं बता चुकी कि क्या हुआ था। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी तथा बाबर का मुकाबला। युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हुई और इब्राहिम युद्ध में मारा गया। बाबर ने लोधी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद आपको पता है बाबर आया, फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर, आपको पता ही है उसके बाद। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा दिल्ली का सल्तनत काल देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे जो प्रमुख राजवंश दक्षिण भारत के चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट। चालुक्य वंश पहले हम देखेंगे। चालुक्य वंश पूछता है कि कितने प्रमुख शाखाएं थी चालुक्य वंश की, तो 3 थी। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। सबसे पहले हम वातापी के चालुक्यों के बारे में देखेंगे। इस वंश का पहला राजा था जयसिंह। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ये बार बार पूछा है कि वातापी के चालुक्यों में चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग। उसने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा के दक्षिण में आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये जब मैंने भी आपको हर्षवर्धन के बारे में पढ़ाया है, आपने देखा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया था। तो इसलिए पुलकेशिन द्वितीय क्या था? बहुत ही प्रतापी राजा था वातापी के चालुक्यों में। वेंगी के चालुक्यों में क्या था? इस राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इस वंश का सबसे प्रतापी या सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विजयादित्य था। इसके बाद कल्याणी के चालुक्य। इस वंश का संस्थापक तैलप था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था। सिंहासन पर बैठते ही उसने चोल, होयसल तथा वनवासी के राजाओं को पराजित कर दिया था। इसके बाद आता है पल्लव वंश। पल्लव वंश बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिए। कृष्णा नदी के तट पर दक्षिणी भाग पर पल्लवों का अधिकार था। कांची पल्लवों की राजधानी थी। बार बार एग्जाम में पूछा है कि कांची किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांची थी, याद रखिएगा। बप्पा देव इस वंश का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास या मल्ल विलास प्रहसन
एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा है आप लोगों के कि ये जो मल्ल विलास या मल्ल विलास प्रहसन किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की रचना है। किसकी रचना है? महेंद्र वर्मन की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्ल विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है। मैं 2-3 बार दोस्तों रिपीट कर चुकी ताकि अगर एग्जाम में पूछता है तो आप लोगों का गलत ना हो। इसके बाद आता है चोल वंश। चोल वंश 9वीं शताब्दी में पल्लवों की शक्ति क्षीण हो जाने पर चोल वंश का पुनः उदय हुआ, जिसका श्रेय विजयालय को जाता है। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर राज किया। राज चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, यानी कि राज क्या था? चोल वंश का सबसे ताकतवर शासक था। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। इसके बाद राजराज प्रथम ने तंजौर में एक शिव भगवान का विशाल मंदिर निर्मित करवाया था, जो कि कालांतर में राजेश्वर के नाम से जाने लगा। चोल कालीन शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। इसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट चालुक्यों के पतन के बाद 8वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की एवं मालखड़े को क्या किया? अपना राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट का कन्हेरी का बौद्ध विहार शिक्षा का प्रमुख स्थल था। गोविंद द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था और कृष्ण द्वितीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। अब दोस्तों इतिहास आपका खत्म हो गया पूरा। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके भूगोल विषय को। तो चलिए भूगोल विषय भी अच्छे से हम पढ़ते हुए समझते हुए चलते हैं। सौर मंडल के विषय में ऑलरेडी आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ कि सौर मंडल क्या है। सौर मंडल सूर्य और उसके 8 ग्रहों से मिलकर के सौर मंडल बनता है। और सूर्य क्या है? सूर्य खुद एक तारा है। और ये सभी ऑलरेडी मैं आपको साइंस विषय में पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में जो पूछता है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पूछता है कि ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को ही हम ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं और आपको अच्छे से पता है कि ग्रहों का आकार प्रायः गोल है। ये आकाशदीपी पिंड स्वयं प्रकाशमान नहीं होते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। आपको अच्छे से पता है। हमें प्रकाश और ऊर्जा कौन देता है? सूर्य देता है। और अब यहाँ पर दोस्तों आगे हम देखेंगे एक एक ग्रह के बारे में हम ध्यान से देखेंगे। बुध ग्रह क्या है? सौरमंडल का सबसे निकटतम ग्रह, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है ये ग्रह। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखिएगा। इसके बाद बुध के बाद शुक्र है। बुध के बाद सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और शुक्र ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शुक्र ग्रह है इसे कहा जाता है संध्या का तारा या भोर का तारा। इसके अलावा इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। ऑलरेडी आपको पता है कि पृथ्वी पर ही हम लोग रहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, जहां पर लोग रहते हैं, सांस लेते हैं। तो इसमें तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारी चीजें अच्छे से पता है पृथ्वी के बारे में। अब इसके बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह पृथ्वी का यह भी क्या है? एक निकटतम ग्रह है। और आकाश में मंगल ग्रह लाल तारे के समान चमकता दिखाई देता है। तो याद रखिएगा कि जो मंगल ग्रह है इसका जो इसका कलर है वो रेड कलर का है, लाल कलर का है। इसके बाद बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और यही बार बार एग्जाम में पूछता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। और इसके कुल 16 उपग्रहों की पहचान अब तक की जा चुकी है। इसके बाद शनि ग्रह है। शनि ग्रह दोस्तों यह बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा है, उसके बाद अगर कोई बड़ा है तो वो है शनि है। और दोस्तों जो शनि ग्रह है इसके 22 उपग्रहों की तलाश अब तक हो चुकी है। इसके बाद अरुण है। अरुण की खोज किसने की थी? 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो अरुण ग्रह है इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष है। इसके बाद वरुण है। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोल शास्त्री जहान गाले ने की थी। यह ग्रह अरुण से बहुत ही मिलता जुलता है। इसके बाद जो आपका एक्चुअल भूगोल विषय है, इतनी सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है। सौरमंडल के सारे ग्रहों के बारे में आपको पता है। कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है सूर्य से, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, कौन सा ग्रह है जिसमें छल्ले बनते हैं, तो आपको पता है शनि ग्रह है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को ऑलरेडी सारी चीजें पता है। विज्ञान विषय में भी मैंने पढ़ाया है। जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके भूगोल विषय के वो हैं आपके पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल।
पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों में आप देखिए, स्थल मंडल के बारे में आपको पढ़ना है, जल मंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में और जीव मंडल के बारे में। ये चारों चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो एक एक को अच्छे से हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्थल मंडल को देखेंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग को या भूपटल को या भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपटल या भूपर्पटी कहते हैं। इसके 29% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है, जिसका घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर के 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक है। इसमें सिलिका चट्टानों की प्रधानता है। पृथ्वी की इस बाह्य परत को स्थल मंडल या भूपर्पटी कहते हैं। तो आप देखिए, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये सबसे नीचे जो है, ये यहाँ पर सबसे ऊपर से हम देखते हैं सियाल है, फिर सीमा है, फिर निफे है, और सबसे ऊपर जो है, जो ये मिट्टी है ऊपर की, इसे हम भूपर्पटी कहते हैं। दोस्तों, जो सियाल है, सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी हुई है ये। इसके अलावा जो सीमा है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है, और जो ये निफे है, ये निकिल और फेरस से मिलकर के बनी हुई है। तो यहाँ पर इनके शॉर्ट नेम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से अगर एग्जाम में पूछता तो आप याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं, सियाल, सीमा और निफे। ये तीनों परतों के नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद स्थल का बदलता हुआ स्वरूप हम देखेंगे। धरातल सर्वत्र एक समान नहीं है, इस पर अनेक विषमताएं दिखाई देती हैं। धरातल कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। इस पर फैले पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां एवं मरुस्थल प्रमुख स्थलाकृतियां हैं। ये स्थलाकृतियां अपने आकार और स्वरूप में स्थान स्थान पर भिन्नताएं रखती हैं तथा समय के साथ उनमें परिवर्तन होने लगते हैं। अब देखिए, जो हमारा भूपृष्ठ है, इस पर धरातल के स्वरूप में परिवर्तन एवं स्थलाकृतियों का निर्माण 2 प्रकार की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा होता है। पहला है बाह्य शक्तियां, दूसरा है आंतरिक शक्तियां। तो हम बाह्य शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बाह्य शक्तियां वायुमंडल और जलमंडल द्वारा सक्रिय होकर भूपृष्ठ में परिवर्तन उत्पन्न करती है, जैसे कि नदी, वायु, भूमिगत जल, समुद्री लहरें आदि। अब आंतरिक शक्तियां क्या हैं? आंतरिक शक्तियां भूगर्भ में सक्रिय रहती हैं तथा वे भूपृष्ठ में परिवर्तन करती हैं और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों को जन्म देती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप। इन्हें विवर्तनिक शक्तियां भी कहते हैं। इन्हें हम आंतरिक शक्तियां तो कहते हैं, साथ ही साथ क्या कहते हैं? विवर्तनिक शक्तियां भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, भ्रंश या भ्रंशन किसे कहते हैं? जब किसी भूखंड पर क्षैतिज शक्तियां 2 विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं तो उन्हें हम तनाव मूलक शक्तियां कहते हैं। भूपटल पर तनाव बढ़ाने से चट्टानें फैलती हैं तथा चट्टानों में दबाव बढ़ जाता है। तनाव मूलक शक्ति के अधिक प्रबल हो जाने की अवस्था में चट्टान टूट करके क्या हो जाती है? जब चट्टान टूटती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब चट्टानों में दरार पड़ जाती है और वो विस्थापित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं, भ्रंशन कहते हैं। अब भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं आप देखिए। सामान्य भ्रंश, शैलों में भ्रंश उत्पन्न होने के पश्चात अत्यधिक तनाव के कारण दरारों के दोनों ओर के छोर एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। कौन सा? सामान्य भ्रंश। फिर है समानांतर भ्रंश। इस भ्रंश का निर्माण पर्वत श्रेणियों की रचना के समय में होता है। जब किसी शैल पर संपीड़न का तनाव का तीव्र प्रभाव पड़ता है तो वह एक पर्वत श्रेणी के रूप में ऊपर उठ जाता है। इस ऊंची उठी श्रेणी में समांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। फिर है सोपानी भ्रंश यानी कि सीढ़ीदार भ्रंश। जब किसी शैल के भ्रंश पतली पट्टियों के रूप में सीढ़ी नुमा बन जाते हैं तो उसे हम सोपानी भ्रंश भी कहते हैं। फिर नमन भ्रंश है, उसके बाद व्युत्क्रम भ्रंश है। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो भ्रंश है ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल में आपको अच्छे से पता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के एक घेरे ने घेरा है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर ही नहीं बल्कि जल और स्थल के भीतर भी व्याप्त है। वायुमंडल का जितना व्यापक विस्तार है उतना ही उसका प्रभाव भी व्यापक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले चर और अचर कोई भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायुमंडल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का एक मिश्रण है। यह वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नियंत्रित है। इसी से यह पृथ्वी से अलग नहीं होता है। यदि वायुमंडल का अस्तित्व नहीं होता तो पृथ्वी पर सूर्य से आने वाले ताप की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना ही नहीं होती। अब वायुमंडल की बनावट। इसमें गैसें हैं प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड,
हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, ओजोन, ये सभी गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैस किस मात्रा में पाई जाती है एग्जाम में पूछता है। तो नाइट्रोजन पाया जाता है 78.03, लेकिन मोस्टली आपको 78% देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन 21%, लेकिन 21.99% ही पाया जाता है। आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन 0.01%। तो एग्जाम में मेनली यही पूछता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो मोटे मोटे तौर पर हम बताते हैं 78% और ऑक्सीजन 21%। अब यहाँ पर वायुमंडल की संरचना हम पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल आपको पता है कि यह वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। वायुमंडल में होने वाले मौसमी संबंधी सभी परिवर्तन, मौसम संबंधी सभी परिवर्तन आपको पता है क्षोभ मंडल में ही होते हैं। जैसे कि आप प्रमुख रूप से आंधी, तूफान, ये सभी क्षोभ मंडल में ही आते हैं। और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता जाता है। तो जो क्षोभ मंडल है वो सबसे निचला है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है वायुमंडल का, याद रखिएगा। फिर आता है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं, और समताप मंडल के निचली परत में ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारी पृथ्वी की भी रक्षा करती है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रायः जेट विमान उड़ाए जाते हैं समताप मंडल की निचली सतह पर, क्योंकि वहां पर तापमान समान होता है। फिर ओजोन मंडल के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। फिर है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल अगर ना होता तो जो संचार के साधन आज हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, मोबाइल से हम चला रहे हैं, ये सभी आयन मंडल की ही देन है। आयन मंडल देखिए, ओजोन मंडल के ऊपर आयन मंडल का विस्तार है। इस मंडल में सूर्य के अति गर्म किरणों के कारण विभिन्न गैसों के किरणों का आयनीकरण हो जाता है। इस परत में अति चमकदार लाल रंग का प्रकाश दिखाई देता है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है, जिसके फलस्वरूप रेडियो तथा टेलीविजन एवं विभिन्न प्रकार के संचार साधनों की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो जो भी हम सुनते हैं ये सभी हमें आयन मंडल की ही देन है। सारी चीजें हमें आज सुविधाएं प्राप्त हैं। अब इसके बाद आता है बाह्यमंडल या बहिर्मंडल। तो देखिए, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। इस मंडल के बारे में बहुत ही कम जानकारी है, तो इस तरीके से आप बना भी सकते हैं। ये क्षोभ मंडल हो गया आपका, फिर समताप मंडल, समताप मंडल, फिर आयन मंडल, वायुमंडल। इसी में समताप मंडल में ही आपको ओजोन मंडल भी मिल जाएगा। इसके बाद आता है जल मंडल। आपने स्थल मंडल आपने देखा, आपने वायुमंडल देखा, अब हम जल मंडल देखेंगे। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल है, आपको अच्छे से पता है। और स्थल की बनावट क्या है, ऊंची नीची है। उसी प्रकार समुद्र नितल की भी बनावट क्या है, ऊंची नीची है। यदि हम एक सागर के तट से दूसरे विपरीत सागर तट तक महासागरीय नितल की एक रेखा के रूप में प्रकट करें तो वह महासागरीय बेसिन की परिच्छेदिका कहलाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए, ये महासागरीय मग्न तट यहाँ पर मैंने बनाया है, आप देखिए। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गंभीर सागरीय मैदान, और फिर महासागरीय गर्त। यहाँ पर मैंने अच्छे से बनाया भी है। ये आप देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर गर्त है, ये पर्वत है, पठार है, मैदान, मग्न तट यहाँ पर है, फिर मैदान है, फिर ये जो समुद्र के बीचों बीच इस तरीके के गर्त मिलते हैं, आपको गड्ढे मिलते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है महासागरीय गर्त। तो हम महासागरीय गर्त के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम पर, और आपको टेलीग्राम पर तो इसकी पीडीएफ पूरी मिल ही जाएगी आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ दे रहे हैं। तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन इन सभी वीडियोस का लाभ ले सके, जितने भी विषय मैंने आप लोगों के पढ़ाए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज हो जाए और आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से सभी क्वेश्चंस को करके आए। तो महासागरीय गर्त जो होते हैं, महासागरीय नितल में यत्र तत्र या कहीं कहीं गहरे गड्ढे विद्यमान होते हैं, जिन्हें हम महासागरीय गर्त कहते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में फिलीपींस के निकट मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसे हम मेरियाना गर्त कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद जीवमंडल। जीवमंडल पृथ्वी भूगोल का अध्ययन विषय है। पृथ्वी के अध्ययन में हम उसके स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के अतिरिक्त उस
पर विद्यमान सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मानव का भी अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, और अब हम यहाँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखेंगे भूकंप के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक सूचना भूकंपी तरंगों द्वारा प्राप्त होती है। भूकंप की तरंगे भूकेंद्र भी कही जाती हैं, या इस तरीके से भूकेंद्र से होकर भूतल तक पहुंचने की क्षमता रखती हैं। भूकंप से मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगे चलती हैं। सबसे पहले है प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों को पी तरंगे या प्राइमरी तरंगे भी कहते हैं। इसकी गति सर्वाधिक होती है। ये तरंगे द्रव पदार्थों से होकर के गुजरने की क्षमता रखती हैं। गौड़ तरंगे, गौड़ तरंगों को द्वितीय तरंगे कहते हैं, इसे यस तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे द्रव पदार्थों से होकर के नहीं गुजर सकती हैं। इसके बाद तीसरा है धरातली तरंगे। धरातली तरंगों को जल तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। यह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। कौन? धरातली तरंगे, क्योंकि ये धरातल के साथ साथ चलती हैं। इसके बाद भूगर्भ की बनावट। भूगर्भ की बनावट ऑलरेडी आपने देखा अभी कि सियाल, सीमा और निफे, यही तीनों मिलकर के बनाते हैं। अब सियाल, सीमा, निफे ये तीनों ही संरचना है, आपको पता है पृथ्वी के अंदर। तो देखिए सियाल, रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह परत सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के बनी है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें चट्टानें ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसका घनत्व 2.7 से लेकर के है और इसकी जो मोटाई है वो 100 किलोमीटर है। इसके बाद सीमा है। यह पृथ्वी की मध्यवर्ती परत है, इसे आधा स्तर भी कहते हैं। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, इसीलिए इसे सीमा कहा जाता है। तत्वों की प्रधानता है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। इसका विस्तार 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच है। इसमें चट्टानें द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि चट्टानें ठोस अवस्था में रह ही नहीं पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत तेज, बहुत ज्यादा हाई होता है। फिर निफे है। निफे यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। इसकी संरचना निकिल तथा फेरियम से मिलकर के हुई है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। और यह 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। और इसका घनत्व जो है वो 5 से लेकर के 11 तक है। अब चट्टानें, चट्टानें बार बार एग्जाम में पूछा है, चट्टानें या सैलें, दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे चट्टान पूछे चाहे सैल पूछे, एक ही है। चट्टानों के प्रकार पूछेगा तभी भी आपको वही लिखना है, सैलों के प्रकार पूछेगा तभी भी आपको वही लिखना है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पृथ्वी के ऊपरी ठोस भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इस भूपर्पटी का निर्माण चट्टानों द्वारा हुआ है। चट्टानों से आश्रय खनिज पदार्थों के योगफल से है। चाहे ये पदार्थ ग्रेनाइट जैसे कठोर या मिट्टी जैसे मुलायम तथा वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूगर्भ तथा धरातल के ऊपर पाए जाते हैं उन्हें हम चट्टानें कहते हैं। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, या शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है तो शैल भी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टानें, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से चट्टानों का निर्माण होता है। किनका? आग्नेय चट्टानों का। जो चट्टानें द्रव पदार्थ के ठंडे होने से ठोस अवस्था में बदल गई हैं, ये आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। आग्नेय चट्टानें भूपृष्ठ की प्राचीनतम चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। इनका निर्माण अतीत में उस समय हुआ जब पृथ्वी पर कोई जीव अथवा वनस्पति नहीं थी। ज्वालामुखी क्रिया से आज भी इस चट्टान का निर्माण जारी है। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टानें भी 3 प्रकार की होती हैं, तो एग्जाम में ये नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो पाताली आग्नेय चट्टानें, इसके अलावा मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें और ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें। इसके बाद दोस्तों देखिए विशेषता क्या होती है। ये चट्टानें प्रायः रवेदार होती हैं। इन चट्टानों में परतें नहीं पाई जाती हैं। इन चट्टानों की कठोरता बहुत अधिक होती है और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है अवसादी चट्टानें। धरातल पर पाई जाने वाली चट्टानों में अवसादी चट्टानों का विस्तार सबसे अधिक है। धरातल का लगभग 75% भूभाग पर इन्हीं चट्टानों का विस्तार है और शेष 25% भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें फैली हुई हैं। किंतु भूपृष्ठ को बनाने वाली और समस्त चट्टानों के योग को लिया जाए तो धरातल का 95% भाग आग्नेय चट्टानों का और 5% भूभाग अवसादी चट्टानों का है। अवसादी चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं? ये चट्टानें परतदार होती हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जल सरलता से प्रवेश कर सकता है और अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये चट्टानें अधिक कोमल होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताती हूँ। वे चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन से बनी हैं कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं। कायांतरित चट्टानें, कायांतरित शब्द
कायांतरण से ही बना है, जिसका अर्थ हुआ रूप परिवर्तन। अतः जब तापमान तथा दबाव के प्रभाव से आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों में परिवर्तन हो जाता है तथा वे कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं, तो कायांतरित चट्टानें मूल चट्टानों से अधिक कठोर होती हैं। अब मूल चट्टान देखिए, बलुआ पत्थर है, इससे क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टान बन गई। चूना पत्थर से संगमरमर, एग्जाम में बार बार पूछता है चूना पत्थर से संगमरमर किस प्रकार का चट्टान है, तो ये कायांतरित चट्टान है संगमरमर। ग्रेनाइट से नीस बन गया, सेल से स्लेट बन गया, कोयला से हीरा बन गया, बेसाल्ट से स्लेट बन गया, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रेसाइट कोयला बन गया। इसके बाद आता है धरातल के रूप परिवर्तित करने वाले कारक। धरातल के रूप परिवर्तित करने वाले कारकों में आंतरिक शक्तियां हैं और बाह्य शक्तियां हैं। तो आंतरिक शक्तियां मतलब पृथ्वी के अंदर जो परिवर्तन उत्पन्न करती हैं उन्हें हम आंतरिक शक्तियां कहते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको मिलेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होते हैं? ज्वालामुखी से आशय उस क्षेत्र से है जिसका संबंध भूगर्भ से होता है, जिसमें से धरातल के अंदर स्थित तप्त लावा, गर्म गैसें, भाप आदि बाहर निकल लेते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा तथा अन्य शैलखंड इतने गर्म होते हैं कि वे दहकते अंगार की भांति प्रतीत होते हैं। कई बार ज्वालामुखी से प्रज्वलित गैसें भी निकलती हैं। ज्वालामुखी के प्रमुख कारण क्या हैं? पृथ्वी से धरातल, समुद्र और झीलों की पेंदी से किसी प्रकार के दरारों द्वारा धीरे धीरे पानी की अतुल राशि धरती के नीचे, धरती के उस भाग में पहुंच जाती है जहां अधिक तापमान से पानी भाप में बदल जाता है। भाप की अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने पर धरातल के अंदर ठहर नहीं पाता है और भूपटल को फोड़ करके बाहर की ओर निकलने लगता है। इस विस्फोट से भीतरी गर्म मैग्मा लावे के रूप में बाहर निकलने लगता है। अब ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? अगर हम ज्वालामुखी को उसके उद्गार की प्रकृति एवं उद्गार की अवस्थाओं के अनुसार देखें तो हम इसे इस प्रकार से बांट सकते हैं। उद्गार की प्रकृति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उद्गार की प्रकृति के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी में ज्वालामुखी उद्गार किसी एक केंद्रीय मुख से बहुत ही तीव्र गति से होता है, जैसे कि इटली का विसुवियस तथा सिसिली द्वीप का एटना ज्वालामुखी। इसके बाद है शांत उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी के मुख से लावा आदि पदार्थ बिना किसी आवाज के बाहर निकलते हैं और आसपास में जम जाते हैं। इस ज्वालामुखी से जन धन की हानि और केंद्रीय ज्वालामुखी की अपेक्षा कम हानि होती है। इसके बाद तीसरा है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। इसमें लावा का उद्गार किसी एक मुख से न होकर के धरातल पर पड़ी अनेक दरारों से होता है। इसमें केवल गर्म लावा बिना किसी आवाज के बाहर निकलकर जम जाता है। फिर है उद्गार की अवधि के आधार पर अगर हम देखेंगे तो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विषुप्त या विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी जो होते हैं ये इनके मुख से समय समय पर लावा निकलता है, जैसे लावा, भाप, गैसें आदि निकलती रहती हैं, मतलब ये सक्रिय रहते हैं। एक बार जब इनमें उद्गार हो जाता है तो ये बंद नहीं होता बल्कि लगातार होता रहता है। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत रहते हैं किंतु अचानक से जागृत हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। इटली का विसुवियस और जापान का फ्यूजियामा प्रसुप्त ज्वालामुखी के ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे विलुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जिनसे एक बार उद्गार होने के बाद फिर कभी भविष्य में उद्गार देखने को मिला ही नहीं, यानी कि ये उद्गार क्या हुआ, समाप्त हो गया पूरी तरीके से, तो उसे हम कहेंगे विलुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों ज्वालामुखी के बाद हम यहाँ पर देखने वाले हैं भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप एक आकस्मिक प्रायः विनाशकारी परिघटना है। इसके कारण जहां सैकड़ों मकान धराशायी हो जाते हैं, वहीं अनगिनत व्यक्ति असमय ही काल कवलित हो जाते हैं। भूकंप शब्द का साधारण अर्थ है पृथ्वी का हिलना। आपको अच्छे से पता है कि भूकंप की जो माप की जाती है वो रिएक्टर स्केल पर की जाती है और भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है वो सिस्मोग्राफ होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? पहला है पी तरंगे, ये प्राथमिक तरंगे भी कहलाती हैं और ये ठोस, द्रव, गैस और तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद दूसरी है यस तरंगे, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, इनमें अणुओं की गति की दिशा समकोण होती है। फिर यल तरंगे, ये तरंगे लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं, इनका संचरण धरातलीय भाग में ही होता है। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। कौन सी? यल तरंगे। इसके बाद भूकंप के कारण क्या होते हैं? चट्टानों का हिलना, प्लेट टेक्टोनिक्स, आवर्तनिक कारण,
दोस्तों भूकंप से हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको अच्छे से पता है। जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उसमें मानव निर्मित वस्तुओं का नाश हो जाता है, जैसे कि मकान गिर जाते हैं, रेल मार्ग टूट फूट जाते हैं, भवनों का निर्माण जो जो निर्माणाधीन होते हैं या फिर जो बन चुके होते हैं गिर जाते हैं, नगर नष्ट हो जाते हैं, नदियों का मार्ग परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा भूतल पर हर जगह दरारें आपको दिखाई देती हैं, सागर में भयंकर लहरें उठती हैं। अवलाभकारी प्रभाव बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। इसमें है खनिजों की जानकारी। धरातल में दरारों के पड़ जाने से भूगर्भ के नीचे पड़े हुए खनिजों को निकालना आसान हो जाता है और खनिज की जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण होता है भूकंप के द्वारा। समुद्र तटीय गहरा होने पर, जो समुद्र का तट होता है वो गहरा होने पर प्राकृतिक बंदरगाहों का निर्माण हो जाता है। उपजाऊ भूमि की प्राप्ति होती है। बंजर भूमि वाले प्रदेश में भूकंप आने से बंजर भूमि नीचे धस जाती है और वहां पर उपजाऊ भूमि बिछ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अपक्षय क्या होता है। दोस्तों जो अपक्षय होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई चट्टान है या कोई पर्वत है, ठीक है, तो पर्वत में जो कि पता है आपको मिट्टी है और पत्थर हैं बड़े बड़े, तो ये बारिश के मौसम में या फिर जब बारिश बहुत अधिक हो जाती है तो ये गीले हो जाते हैं। तो गीले होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से जो पत्थर होते हैं, जो मिट्टी होती है, टूट टूट करके कहाँ नीचे गिरने लगती है। इस तरीके से अगर ये इसके बगल से सड़क जा रही है तो इसके किनारे ये सब इकट्ठे होने लगते हैं। जो भी इसमें से टूटते हैं, चट्टानें टूटती हैं या पर्वत के टुकड़े टूटते हैं, तो ये कहाँ इकट्ठे होते हैं, अगल बगल में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो अपक्षय होता है इसका मतलब है चट्टानों का टूटना और टूट करके अपने ही स्थान पर इकट्ठे गिर जाना। मतलब कहीं पर इधर उधर जाना नहीं, बल्कि इकट्ठे क्या होना, आस पास में ही, इसके अगल बगल में ही क्या हो जाना, इकट्ठे हो जाना। यही क्या होता है, अपक्षय होता है। मतलब अपक्षय क्षय तो हो ही रहा, नुकसान तो हो ही रहा। इस पर्वत की चट्टानें टूट रही हैं या इसमें से जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े ये टूट करके नीचे गिर रहे हैं, लेकिन ये इस स्थान को छोड़ करके कहीं और नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया अपक्षय। अब अपरदन क्या होता है। अपरदन दोस्तों आपको भी पता है अच्छे से, अपरदन क्या होता है। अपरदन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर अचानक से बाढ़ आ जाती है तो मिट्टी का क्या हो जाता है, अपरदन हो जाता है। मिट्टी बह जाती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो जो मिट्टी होती है या धूल के कण होते हैं उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना ही क्या होता है, अपरदन होता है। तो ये अपरदन क्या होता है, अपक्षय से थोड़ा सा अलग होता है। अपक्षय में क्या होता है, चीजें वहीं पर गिरती हैं, उसी चट्टान के, उसी पर्वत के पास। लेकिन जो अपरदन होता है ये क्या होता है, ये तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मिट्टी धूल के कण ये आपस में बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और अपरदन के कारण ही ढेरों निर्माण होते हैं, जैसे कि नदी, हिमानी, पवन, समुद्री लहरें आदि द्वारा अपरदन एवं परिवहन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दिए जाते हैं। क्या चीज, जो भी चीजें लाई जाती हैं नदियों के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। संक्षेप में भूपृष्ठ की काट छांट तथा पदार्थों के परिवहन को सामूहिक रूप से अपरदन कहा जाता है। नदियां आपको पता है अपने साथ बहा करके बहुत सारी चीजें लाती हैं साथ में। तो ये क्या करती है, नदियां अपरदन का एक प्रमुख रीजन है कि वो एक स्थान से लाई गई चीजों को दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं अपने नदी के बहाव से। दोस्तों एग्जाम में पूछता है डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा क्या होता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि नदियां जब चलती हैं तो नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें बहा करके अपने साथ लेकर के चलती है। तो अगर वो धूल, मिट्टी के कण और अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर के चल रही है तो वो कहीं ना कहीं तो उसको इकट्ठा भी करेगी। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में डेल्टा का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो इसके प्रवाह में अवरोध तथा वेग में कमी आ जाती है, जिसके कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्तंभ का निर्माण होता है। इन स्थलों को ही हम इस तरीके की आकृति निर्मित होती है। और जहां पर इस तरीके की आकृति निर्मित होती है, मान लीजिए नदी का जल इस तरीके से आ रहा है तो नदी अपना यहाँ पर इसके दो मतलब ये दो रास्तों में बदल जाती है डेल्टा की जगह पर। तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आप लोगों के मौलिक अधिकार के विषय में ही क्वेश्चन पूछता है। और संविधान का गठन कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा संविधान का क्या अर्थ है। दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इस पूरा पीडीएफ आपको इस पूरे सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगी, तो प्लीज टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा।
और आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर विज्ञान विषय ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ एक ही वीडियो में। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज आप देखिए, क्योंकि आपके काम की वो वीडियोस हैं। तो हमारा संविधान से अभिप्राय उस आधारभूत नियम एवं सिद्धांतों के समूह से है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। आपको पता है कि बिना संविधान के, बिना नियम कानून के कोई भी देश नहीं चल सकता है। तो संविधान बहुत जरूरी है। अब संविधान का गठन देखिए कब हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि करीब करीब 3 साल लग गए थे संविधान को बनाने में। अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में जो मूल संविधान था, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा है, गलत करके आपको नहीं आना है। एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि मूल संविधान में अगर क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और प्रेजेंट टाइम में अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। वर्तमान में अगर बात करें हम तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, लेकिन मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। और संविधान को 12 भागों में बांटा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और एग्जाम में आपके पूछा है कि कितनी सूचियां हैं। आपको पता है कौन कौन सी सूची है? सबसे पहले है समवर्ती सूची, फिर राज्य सूची, फिर केंद्र सूची। अब ये भी मैंने आपको बताया है कि जो 3 सूचियां हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जो पहला है इस पर राज्य सरकार भी कानून बनाएगी और केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी। जैसे कि आपका शिक्षा है, इस पर आपकी राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और आपकी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और राज्य सूची में कुछ अलग विषय आते हैं, जिसमें सिंचाई आता है, भूमिकर आता है। और जो केंद्र सूची होती है इसमें प्रमुख रूप से अलग अलग कर आते हैं। तो केंद्र और राज्य के अपने अलग अलग कर होते हैं या अपनी अलग अलग सूचियां होती हैं, अपना अलग अलग अधिकार होता है। लेकिन जो समवर्ती सूची होती है इस पर दोनों का बराबर अधिकार होता है। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह है किसी भी विशेष धर्म को कोई प्रधानता नहीं दी गई हमारे देश में। हमारे देश में सभी धर्मों को समान बताया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अब मौलिक अधिकार आपको पता है टोटल 6 हैं, 6 मूल अधिकार हैं हमारे। तो कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से नागरिकों को 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए कौन सा किस अनुच्छेद तक है, ये भी अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। इतना अगर आपने केवल पढ़ लिया, अगर जितना मैंने यहाँ पर अभी आपको पढ़ाया है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका ये जो सिविक्स है, अगर इतना आपने पढ़ लिया तो भी आपकी बहुत बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग कई दिन से मुझसे कह रहे थे मैम प्लीज एसएसटी का बना दीजिए, तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप लोग जो कुछ भी कहते हो उस पर मैं विशेष रूप से ध्यान देती हूँ और आप लोगों की कही गई बातों को ही मैं फॉलो करती हूँ। आप लोगों के लिए ही ये मेहनत कर रही हूँ दोस्तों। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर नहीं करोगे तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप लोग बस केवल और केवल शेयर करिए वीडियो को। बाकी आप लोगों को हम हर एक विषय का बिल्कुल फ्री पीडीएफ दे रहे हैं टेलीग्राम पर, आप लोगों को पता है। तो आप लोग अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में बस केवल शेयर कर दिया करिए, यही हमारे लिए बहुत है। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हम पहुंच सके और अधिक से अधिक प्रशिक्षु हमसे जुड़ सके और इन वीडियोस का लाभ ले सके। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आपको जितने भी विषय हमने पढ़ाए हैं, आपको सभी विषयों की सभी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको पता है हमने पवन सीरीज पूरा पढ़ाया है, पवन पूरा पढ़ाया है और राजन पूरा पढ़ाया है। सभी अतिलघुत्री, सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हम लोगों ने 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपको पूरा मटेरियल चाहिए तो आपको हमारे चैनल से बेहतर और कोई भी चैनल नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लीजिए। इसके अलावा हर एक विषय को हम एक वीडियो में लेकर के आ रहे हैं।
अब आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने आपके लिए कितनी कितनी अधिक मेहनत की है और लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। तो बस आपको वीडियो को शेयर करना है। अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स लगातार आप लोग करते रहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। आप लोगों के लिए लगातार हम वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी करवाते रहेंगे। दोस्तों, बस आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय की हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये मैंने वीडियो बनाया है, इसको देखना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके अगर आपने उस तरीके से कॉपी को लिखा। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।